आज की जो कहानी है ये कहानी जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। एक कबूतर और कबूतरी की कहानी। आज की इस कहानी से हम जानेंगे कि जिस पिता के घर बेटी पैदा होती है उसकी परवरिश कैसे करते हैं और उसका अंत क्या होता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिसके घर में पुत्री का जन्म होता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है, लेकिन जो लोग अपनी पुत्री को भारी छूट देते हैं, भारी लाड़ प्यार करते हैं, उनकी पुत्रियां बिगड़ जाती हैं। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल समय में एक जंगल में एक कबूतर और एक कबूतरी बैठी हुई थी। सर्दियों की रात थी, बहुत जोर से ठंड पड़ रही थी। उसी समय कबूतरी कबूतर से कहती है कि पिया जी, ऐसा क्या किया जाए कि आज की रात निकल जाए। कबूतरी कहती है कि पिया जी, एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे कि आज की रात कट जाए। वह कबूतर कबूतरी की बात सुनने के बाद एक कहानी शुरू करता है और कहता है कि ध्यान से सुनना इस कहानी को। बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी जो है मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी जो है एक सेठ और उनकी पुत्री की कहानी है। जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं वो इस कहानी को पूरा सुने और ध्यान से सुने, क्योंकि इस कहानी के अंत में कबूतर ऐसी 5 बातें बताता है जो कि आप सभी को हमेशा याद रखनी चाहिए। कबूतर कहानी शुरू करता है कि एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ तो सेठ के घर में बड़ा ही हंसी खुशी का माहौल रहा। वह सेठ अपनी पुत्री से इतना प्रेम करता था, इतना लाड़ करता था, इतनी मोहब्बत करता था कि उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। पुत्री के कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उससे पहले ही सेठ उसकी हर इच्छा पूरी कर देता था। सेठ के लाड़ प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया था कि वह किसी की भी नहीं सुनती थी। वह इतनी नाकारा हो चुकी थी कि उसका जो है किसी भी काम में मन नहीं लगता था। सुबह 10 बजे से पहले वह बिस्तर से नहीं उठती थी और अगर घर वाले कुछ कहते तो उनको 10 बात सुनाती थी। दिन भर जवान लड़कों के साथ इधर उधर घूमा करती थी और रात के 12 बजे घर आती थी। वहाँ सेठ की लड़की इतनी नाकारा हो चुकी थी कि उसका ब्याह करना भी मुश्किल था। सेठ की पत्नी सेठ से कहती है कि तुमने इस लड़की को बिगाड़ दिया है, लेकिन सेठ अपनी पत्नी को यह कहकर चुप करा देता है कि बच्ची है, सुधर जाएगी। वह सेठ इतना अंधा हो चुका था अपनी पुत्री के प्यार में कि उसे जो है कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह यह भी भूल चुका था कि एक दिन उसकी पुत्री को दूसरे घर भी जाना है। वह अपनी पुत्री को हमेशा अच्छे संस्कार देना चाहिए, क्योंकि हर माता पिता को ये मालूम होता है कि एक दिन उसकी पुत्री को दूसरे के घर में जाना है। अपनी पुत्री की हर गलती को माता पिता तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उसके ससुराल वाले कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अपनी पुत्री को हमेशा अच्छे संस्कार दीजिए। कबूतर कबूतरी से ये बातें कह रहा था और कबूतरी ध्यानपूर्वक उसे सुन रही थी। सेठ की पुत्री अब जवान हो चुकी थी। अब सेठ को भी ये चिंता सताने लगी थी कि एक अच्छा सा परिवार देखकर, एक अच्छा सा लड़का देखकर अपनी पुत्री की शादी करवा देता हूँ। ये सपना तो जो है हर माता पिता का होता है कि उसकी पुत्री की शादी एक अच्छे घर में हो जाए और उसका घर बस जाए। वह सेठ अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढने लगता है। आखिरकार उस सेठ को एक अच्छा सा परिवार मिल जाता है। वह सेठ अपनी पुत्री की शादी कर देता है और बहुत सारा धन दौलत देकर अपनी पुत्री को विदा कर देता है। जब उसकी पुत्री जो है ससुराल जाती है तो 10 दिन में ही फ़ोन कर देती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, कि आप इसी वक्त हमको लेने के लिए आ जाइए। आपने मुझे कैसे नर्क में डाल दिया है, वहीं इस नर्क में 1 मिनट भी मैं नहीं रहना चाहती हूँ। सेठ अपनी पुत्री की बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा जो है चिंतित हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैंने रिश्ता तो अच्छा ही ढूंढा था, वे लोग तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन हमारी पुत्री कह रही है कि आपने मुझे नर्क में डाल दिया है। इन 10 दिनों में ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि जो हमारी पुत्री ऐसा कह रही है। तो सेठ जो है ये बात सोचकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है और अपनी पुत्री के ससुराल पहुंच जाता है। अब जब वह सेठ जो है अपनी पुत्री के ससुराल पहुंचता है तो उसे कोई मान सम्मान नहीं मिला। कोई उसे राम राम करने को भी तैयार नहीं था, कोई उसे आदर करने को भी तैयार नहीं था। अपनी समधन से जो है सेठ राम राम करता है, लेकिन उसकी समधन कुछ भी जवाब नहीं देती है, वह मुंह फुला लेती है। सेठ फिर जाकर अपने समधी से मिलता है, लेकिन उसका समधी भी उसे कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद सेठ
अपने पुत्री के जेठ से मिलता है, लेकिन भाभी उसको जो है कोई भी सम्मान नहीं दे रहे थे, कोई भी इज्जत नहीं दे रहे थे। अंत में जाकर सेठ अपनी जमाई से मिलता है, अपने दामाद से मिलता है। सेठ का दामाद कहता है कि तुम अपनी पुत्री को ले जाओ, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने इतनी बिगड़ी औलाद पैदा की है कि इसने हमारे घर को जो है नर्क बना दिया है। इसे आप जो है इधर से तुरंत ले जाइए और जो तुमने दहेज दिया है उसका बैठकर हिसाब कर लो। हमें इसकी तनिक भी जरूरत नहीं है, आप इसे जल्दी से ले जाओ। उसके बाद सेठ अपनी पुत्री के पास जाता है और अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री, क्या बात हो गई। सेठ की पुत्री अपने पिता से कहती है कि हे पिताजी, मुझे इस नर्क में नहीं रहना है, और अगर आप मुझे जीवित देखना चाहते हो तो आप इसी वक्त हमें इधर से ले चलो। अपनी पुत्री की बातें सुनने के बाद सेठ जो है तुरंत उसको लेकर के उसके ससुराल से बाहर निकल जाता है। सेठ अपनी पुत्री को लेकर रवाना हो जाता है। सेठ अपनी पुत्री से रास्ते में एक बात पूछता है और कहता है कि पुत्री, एक बात बताओ, तुम्हारी सास कैसी है। सेठ की पुत्री कहती है कि पिताजी, उसके बारे में तो पूछो ही नहीं, वहाँ तो एकदम डायन है, उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। ऐसे डायन के घर में आपने मेरी शादी की है कि वह हर वक्त मुझे तंग करती रहती है। आप ऐसी डायन का तो नाम भी मत लो। सेठ कहता है, ठीक है पुत्री, अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारा ससुर कैसा है। सेठ की पुत्री कहती है कि उस दुष्ट का तो तुम नाम ही मत लो, वह तो एकदम दुष्ट है, राक्षस है। उसके बाद सेठ कहता है कि ठीक है, उसे छोड़ो। अब ये बताओ कि तुम्हारा जेठ कैसा है। जेठ के बारे में सेठ की पुत्री कहती है कि उसके बारे में तो बात ही मत करो, वह तो एकदम जल्लाद है। इतना सुनने के बाद सेठ कहता है कि सब छोड़ो, हमें ये बताओ कि तुम्हारी ननंद कैसी है। वह तो अच्छी होगी, वह तो तुमसे प्रेम करती होगी। सेठ की पुत्री कहती है, तुम उस चुड़ैल का तो नाम ही मत लो पिताजी, वह तो एकदम चुड़ैल है। सेठ अपनी पुत्री की बातें सुनने के बाद आखिर में ये कहता है कि चलो ये बताओ कि तुम्हारा पति कैसा है। हमारे जमाई साहब कैसे हैं, वह तो अच्छे होंगे, वह तो तुमसे बहुत प्रेम करते होंगे। तो सेठ की पुत्री कहती है, वह तो यमदूत हैं, वह तो यमराज हैं, उनका तो नाम ही मत लो, वह तो बड़ा ही दुष्ट इंसान है, उसने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है। वह रात दिन मुझे मारता पीटता है, एक बात भी मेरी नहीं सुनता है। अपनी पुत्री की सारी बात सुनने के बाद सेठ जो है कहता है कि ठीक है बेटी, अब मुझे ये बताओ कि वहाँ के मोहल्ले वाले कैसे थे। सेठ की पुत्री जवाब देती है कि पिताजी, मोहल्ले वालों के बारे में तो आप पूछो ही नहीं, पूरा का पूरा मोहल्ला खराब है, वहाँ मोहल्ला कोई काम का नहीं है। आपने मेरी शादी वहाँ कैसे कर दी। वह सेठ भी बड़ा दिमाग वाला था, वह समझ गया था कि एक लोग खराब हो सकते हैं, दो लोग खराब हो सकते हैं, और मान लो कि हो सकता है कि हमारी बेटी का पूरे के पूरे ससुराल वाले खराब हो सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे मोहल्ले वाले खराब तो नहीं हो सकते। इसलिए दोष मेरी पुत्री में है, पुत्री के ससुराल वालों में नहीं। सेठ ये बात समझ जाता है कि ये सारा नतीजा मेरे लाड़ प्यार का है। यदि मैं अपनी पुत्री को इतना लाड़ प्यार नहीं करता तो वह आज मुझे ये नौबत देखने को नहीं मिलती। वह सेठ चुपचाप अपनी पुत्री को लेकर अपने घर चला आता है। जैसे ही सेठ की पुत्री अपने घर पर कदम रखती है तो उसकी भाभियां जो थीं वह सभी मुंह फुला लेती हैं। वह सेठ की पुत्री सोचती है कि भाभियां हमसे क्यों मुंह फुला रही हैं। पहले तो बहुत प्रेम करती थीं, अच्छी अच्छी बातें करती थीं, लेकिन आज क्या हुआ कि मुझे देखकर मुंह फुला रही हैं। वह सेठ की पुत्री अपनी भाभी से जाकर पूछती है कि भाभी क्या हुआ, आपने मुझे देखकर मुंह क्यों फुला लिया। तो वह कहती है कि मुंह ना फुलाऊं तो क्या करूं, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें ससुराल भेज दिया, लेकिन तुम फिर से हमारी छाती पर बैठने को आ गए, इसलिए आज के बाद तुम मुझसे बात नहीं करना। उसकी भाभी उसे फटकार देती है। अब भाभी की इतनी बात सुनने के बाद उस घर में उससे कोई बात नहीं करता सिवाय उसके पिता के। सिर्फ उसके पिता ही उससे बात करते थे और वह धीरे धीरे दुखी होने लगती है। धीरे धीरे उसको एहसास होने लगता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। काफ़ी समय निकलने के बाद उससे कोई बात नहीं करता था और वह बड़ी ही दुखी रहती थी। बाहर निकलने के बाद उससे उसकी सहेलियां पूछती कि तुम अकेली कैसे आ गई, हमारे जीजा जी कहाँ हैं। अगर कोई पड़ोसी भी मिलता तो वही यही पूछता कि तुम अकेली कैसे आ गई, तुम्हारे पति कहाँ हैं।
सबकी बातें सुन सुनकर वह बहुत ही दुखी हो जाती है। वह जहाँ भी जाती सभी लोग यही बातें पूछते और वह कहते कि सेठ की बेटी अकेली आ गई है, लगता है उनका तलाक हो गया है। सेठ को भी ये ताने सुनने पड़ते और उसकी पुत्री को भी ये ताने सुनने पड़ते। रोज के ताने से सेठ की पुत्री बहुत दुखी रहने लगी। अब उसे धीरे धीरे ज्ञान होने लगा कि सारी गलती मेरी थी, मेरी गलती के कारण ही मेरे पिता का सर नीचे झुक गया। लेकिन वह फिर भी ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, इससे अच्छा तो यही होता कि आप मेरी शादी ही नहीं करते, मैं कुंवारी ही रह जाती। काफ़ी समय निकलने के बाद सेठ अपनी पुत्री के कमरे में जाता है और कमरे में जाकर देखता है कि उसकी पुत्री काफ़ी दुखी और काफ़ी चिंतित है। सेठ अपनी पुत्री के पास जाता है और कहता है कि पुत्री, क्या हुआ, आज बहुत चिंतित दिखाई दे रही हो। सेठ की पुत्री कहती है कि पिताजी, हाँ मैं बहुत दुखी हूँ। अगर आप मेरी शादी नहीं करते तो मैं दुखी नहीं रहती। आपने मेरी शादी करके मुझे दुखों के सागर में ढकेल दिया है। अब मैं क्या करूँ, ससुराल वाले सभी नरक के समान हैं। अब मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ। और जो मेरे परिवार वाले हैं, मेरे अपने हैं, कोई भी मुझसे बात नहीं करता सिवाय आपके। माँ भी बात नहीं करती, भाभी भी बात नहीं करती और भाई भी बात नहीं करता। मैं ऐसा क्या करूं, और करूं भी तो क्या करूं। सेठ अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री, हमारे नगर में एक बहुत बड़े विद्वान साधु आए हुए हैं। तुम्हारी समस्याओं को लेकर हम उनके पास गए थे तो उन्होंने मुझे एक उपाय बताया है। यदि तुम इस उपाय को करती हो तो 6 महीने के अंदर तुम्हारे सभी ससुराल वाले तुम्हारे बस में होंगे और वो सभी तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। अपने पिता की ये बातें सुनकर वह पुत्री बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि पिताजी, 6 महीने में हमारे बस में आ जाएंगे। सेठ कहता है कि हाँ पुत्री, 6 महीने में वह तुम्हारी मुट्ठी में होंगे। वह पुत्री कहती है कि पिताजी, वह उपाय मुझे जल्दी से बताइए और उस उपाय को मैं अवश्य करूँगी। वह पुत्री कहती है कि पिताजी, उस उपाय को मुझे जल्दी बताइए, वह उस उपाय को मैं अवश्य करूँगी। वह सेठ अपनी पुत्री को उपाय बताता है और कहता है कि 6 महीने तक साधना करना है और एक मंत्र का जाप करना है। यदि तुम इस कार्य को करती हो तो 6 महीने के अंदर तुम्हारे सभी ससुराल वाले, तुम्हारे पति, तुम्हारे जेठ, तुम्हारे ससुर, तुम्हारी सास और तुम्हारी ननंद सभी तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगे। वह सभी के सभी तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। तुम उस घर की रानी बन जाओगी, तुम उस घर की मालकिन बन जाओगी। तो वह पुत्री बहुत ही खुश होती है और कहती, पिताजी, मैं तंत्र मंत्र का काम लेकिन मुझसे नहीं होता है, कोई साधारण और सीधा रास्ता बताइए। सेठ कहता है कि ठीक है पुत्री, अगर तुम मंत्र का जाप नहीं कर पाओगी तो मंत्र का जाप मैं करूँगा। तो वह पुत्री कहती है कि पिताजी, साधना कैसे किया जा सकता है। तो सेठ कहता है कि तुम्हें साधना इस तरीके से करना है कि तुम्हें 6 महीने तक मौन रहना है। तुमसे कोई कुछ भी कहे तुम्हें कोई जवाब नहीं देना है। हर इंसान की बात को सुनना है, हर इंसान के पैरों को जो है छूना है। और सेठ की पुत्री कहती है कि पिताजी, 6 महीने में हो जाएगा। तो मुझसे 6 महीने से अधिक नहीं हो पाएगा। लेकिन वह सेठ कहता है कि हाँ पुत्री, बिल्कुल 6 महीने में हो जाएगा। वह सेठ की पुत्री जो है तैयार हो जाती है। सेठ अपनी पुत्री को लेकर फिर से अपने पुत्री के ससुराल में जाता है तो सामने उसे उसकी पुत्री की सास दिखाई देती है। अब उस पुत्री की जो सास है उसे देखकर ही फटकारने लगती है। कहती है कि तुम्हें पहले ही मना किया था, फिर इसे क्यों वापस ले आए। ऐसी बिगड़ी हुई औलाद तुमने पैदा किया है, इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है। उसकी सास उसे जो है बहुत बुरी तरीके से फटकारती है। कोई सम्मान नहीं, कोई भी आदर भाव नहीं। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर सेठ की पुत्री भारी गुस्सा करती है। लेकिन सेठ इशारों में कहता है कि बेटी, तुम्हें साधना करना है, साधना पर ध्यान दो। 6 महीने तक तुमको मौन रहना है। कोई भी अगर कुछ कहे तो उसको बस सुनना है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि पुत्री के पिता हमेशा सर झुकाकर रहता है। अपना सर झुकाकर सब कुछ सुन रहा था और कहता है कि बहन जी, गलती हर इंसान से होती है, इससे भी गलती हुई है, बस इसे एक मौका और दिया जाए। अब मेरी पुत्री सुधर गई है, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी। काफ़ी विनती के बाद उसकी सास मान जाती है और कहती है, ठीक है, अगर आपकी पुत्री सुधर गई है तो मैं 6 महीने तक इसका आदर भाव देखूंगी। उसके बाद मैं इसको वापस भेज दूंगी और फिर ज़िंदगी में कभी भी वापस इसको अपने घर पर नहीं रखूंगी।
वह सेठ जो है स्वीकार करता है और कहता है कि ठीक है, आप इसे अपने घर में 6 महीने तक जरूर रखें। ये अब बिल्कुल सुधर गई है, बिल्कुल शांत स्वभाव की हो गई है। सेठ अपनी पुत्री को उसके ससुराल छोड़कर चला आता है। वह पुत्री अपने सास के पैर छूती है तो उसकी जो सास है बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है। वह सोचती है कि अरे, कुछ दिन पहले तो बड़े ही भड़कती थी, किसी की बात नहीं मानती थी, अपना हुक्म चलाती थी, बैठकर चुपचाप खाती थी, लेकिन आज ही मेरे पाँव कैसे पड़ रही है। वह बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाती है। सेठ की पुत्री कहती है कि माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद जो है मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगी तो मेरी साधना जो है सफल हो जाएगी। उसकी सास उसे आशीर्वाद देती है। अब वह सेठ की पुत्री अपने घर में रहने लगी। एक दिन की बात है, वह अपने ससुर के लिए चाय बनाकर ले जा रही थी। वह जैसे ही कप जो है अपने ससुर को पकड़ा रही थी, अब उसके हाथ से छूट जाता है और नीचे गिरकर फूट जाता है। तभी उसका ससुर गुस्सा हो जाता है, उससे जो है गाली गलौज करने लगता है, उसको बुरा भला बोलने लगता है और बोलता है कि जा, तू मेरे घर से निकल जा, तू बिगड़ी हुई औलाद है, तुम कुलच्छनी हो, निकल जा तू मेरे घर से। अब सेठ की पुत्री मन ही मन सोचती है कि अगर मेरे पिता मंत्र का जाप नहीं कर रहे होते तो इसी कप से मैं तेरा सर फोड़ देती, लेकिन मैं क्या करूं, मैं साधना कर रही हूं चुप रहने की और मेरे पिता मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसलिए हमें तुम्हारी इतनी बातें सुनना पड़ रही हैं। वह सेठ की पुत्री जब भी कोई कुछ कहता तो उसे गुस्सा बहुत आता, लेकिन वह क्या करे, उसके पिता की बात उसे याद आ जाती। उसके पिता ने उसे कहा था, इसी बात को वह सोचकर वह चुप हो जाती, अपने गुस्से पर काबू करती। धीरे धीरे समय निकला। अब उसके ससुराल वालों को लगने लगा कि अब ये सुधर गई है। धीरे धीरे उसका परिवार बढ़ने लगा। 6 महीने बाद वह गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद वह माँ बन जाती है। अब उसका घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। इसलिए कहा जाता है कि अपने बच्चों को हद से ज़्यादा लाड़ प्यार करना बहुत ही खतरनाक साबित होता है। अपने बच्चों से प्यार करो, मोहब्बत करो, हर चीज़ का ख्याल रखो, लेकिन इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि उसका जीवन ही खराब हो जाए। कबूतर ये बात जो है कबूतरी से कहता है। अब अंत में कबूतर 5 ऐसी बात बताता है, इनको गौर से सुनना चाहिए। पहली बात कबूतर कहता है, लाड़ दिया से बेटा बिगड़े, अभेद दिया से नारी, और एक खुदगर्जी से भाई बिगड़ जाए, पड़ी मुसीबत भारी। रोब दिखाए नौकर बिगड़ा, मेल बिना सरदारी, यारी में हो खारी। और कबूतर कहता है, रोया मान घड़बंदे का, दुख चिंता में काया, आय नीति में राज चले जा, और झगड़े में धन माया। कबूतर कबूतरी को ये 5 बातें बताकर कहानी समाप्त करता है। तो हमारी कहानी भी इधर समाप्त होती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, और इस टाइप से अगर आपको और भी कहानी सुनना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।